तो चलिए सीधे इस गहरे विश्लेषण में गोता लगाते हैं, जो हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं और आज की आधुनिक मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व के बीच की सारी दूरियां मिटा देता है। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो हजारों सालों से समुद्र की खामोश गहराइयों में कहीं दफन था। एक पल के लिए जरा सोचिए, साल है 1983 और आप गुजरात के ओखा तट पर खड़े हैं। अरब सागर की लहरें एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही हैं। आपके सामने एक टीम समुद्र के गहरे पानी में छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी अगली खोज प्राचीन इतिहास को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। क्या हो अगर एक पौराणिक शहर जिसे हमने सिर्फ कहानियों में सुना है वो सच में असली हो? बिल्कुल इसी एक सवाल ने भारतीय पुरातत्वविदों की उस टीम को तब जकड़ लिया जब पानी के अंदर के घुप अंधेरे में उनकी आंखें सेटल हुईं। उन्हें अपने सामने कुछ इतनी विशाल और अजीब संरचनाएं दिखाई दीं जो बिल्कुल किसी रहस्यमयी जलमग्न शहर की तरह लग रही थीं। इस खोज की अहमियत को समझने के लिए हमें सबसे पहले लहरों के नीचे दबे उस मिथक को समझना होगा जिसे हजारों सालों से सिर्फ एक कोरी कल्पना मानकर खारिज किया जाता रहा। जैसे जैसे गोताखोर नीचे गए, उन्हें समुद्र के तल पर 560 मीटर लंबी विशाल पत्थर की दीवारें और शानदार वास्तुकला के अवशेष मिले। इन सबूतों ने इस विचार के सचमुच टुकड़े टुकड़े कर दिए कि द्वारका सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी। ये कोई प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाए गए एक पूरे के पूरे शहर के एकदम स्पष्ट सबूत थे। अब डॉक्टर एस.आर. राव का जो आत्मविश्वास था वो वाकई काबिले तारीफ था। वो एक ऐसे पायोनियर थे जिन्होंने भारी संदेह और आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किस्से मानकर खारिज करने से साफ इंकार कर दिया। उनका एक बड़ा ही सीधा सा सवाल था कि जब रोम और एथेंस जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं। चलिए अब जरा इसकी पौराणिक उद्गम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस भव्य स्वर्ण नगरी का जन्म आखिर हुआ कैसे था। प्राचीन कथाओं के मुताबिक मथुरा में कंस के ससुर जरासंध के 17 बार किए गए हमलों के बाद भगवान कृष्ण ने समुद्रदेव वरुण से प्रार्थना की और वरुण देव ने उन्हें एक नया और सुरक्षित राज्य बनाने के लिए 12 योजन यानी अगर आज के हिसाब से देखें तो बिल्कुल 153.6 किलोमीटर जमीन दान में दे दी। और ये शहर कोई आम शहर नहीं था। ग्रंथों की माने तो भगवान विश्वकर्मा द्वारा डिजाइन किया गया ये एक बेहद उन्नत अर्बन सेंटर था। जरा कल्पना कीजिए, 9 लाख से ज्यादा महल जो चांदी, सोने और रत्नों से बने थे। इसमें आज के महानगरों को भी टक्कर देने वाली वाटर सप्लाई सिस्टम थी, सीधे बंदरगाह तक पहुंच थी और ये अपने बाजारों और बगीचों के साथ पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां इतना अभूतपूर्व सृजन होता है वहां विनाश भी परछाई की तरह साथ चलता है। और इस शहर का अंत हुआ 2 बेहद विनाशकारी श्रापों से। ये 2 अलग अलग श्राप थे जिन्होंने इस शहर के पतन का मंच तैयार किया। एक तरफ महाभारत के युद्ध के बाद माता गांधारी का अथाह दुख था, जिन्होंने यदुवंश के संपूर्ण विनाश का श्राप दे दिया, और दूसरी तरफ पिंडारक में ऋषियों का अपमान करने पर मिला वो श्राप जहां कृष्ण के पुत्र सांब के अहंकार के कारण एक ऐसे लोहे के मूसल के जन्म की भविष्यवाणी हुई जो पूरे कुल को डुबो देने वाला था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये पौराणिक घटनाएं एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। उस श्रापित लोहे के मूसल को पीसकर समुद्र में फेंका गया, जिसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। बाद में उसी मछली से निकला लोहे का एक टुकड़ा जरा नाम के शिकारी को मिला, जिसने उससे एक तीर बनाया। आपसी अहंकार के कारण यदुवंशियों का विनाश हुआ और उसी शिकारी के तीर से अनजाने में भगवान कृष्ण का देहांत हुआ। और बस इसके बाद ही यह पूरी की पूरी भव्य नगरी समुद्र में समा गई। तो अब इस पौराणिक ट्रेजेडी से निकलकर हम उस रोमांचक असली दुनिया की डिटेक्टिव स्टोरी पर आते हैं कि आखिर इन खंडरों को असल में खोजा कैसे गया। सुरागों की ये कड़ी दशकों तक धीरे धीरे जुड़ती रही। 1930 के दशक में कुछ पायलटों और मछुआरों ने पानी के नीचे अजीब से ढांचे देखे। 1963 में एसआई को बेट द्वारका के पास कुछ प्राचीन कलाकृतियां मिली। फिर 70 के दशक में राजा सिंदद का 6ठी शताब्दी का एक ताम्रपत्र मिला जिसने कृष्ण के वहां रहने की पुष्टि कर दी। आखिरकार 1979 में डॉक्टर राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर भारत के पहले आधिकारिक अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। इस पूरी जांच की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका अंडरडॉग होना।
1980 के दशक के भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एकदम नया और अंडर फंडेड क्षेत्र था। बिना किसी मॉडर्न सोनार या रोबोटिक गोताखोरों के डॉक्टर राव की टीम ने समुद्र तल का मैनुअल तरीके से नक्शा बनाया। हालात ऐसे थे कि डॉक्टर राव ने अपनी टीम का पेट भरने के लिए अपने वेतन तक का इस्तेमाल किया और महज 800 रुपए से इन अभियानों को शुरू किया था। और उनकी ये मेहनत रंग लाई। 1983 और 1992 के बीच की गई 12 डाइव्स में आश्चर्यजनक सबूतों का अंबार लग गया। 5600 मीटर लंबी इंसानों द्वारा बनाई गई दीवारें, 30 से ज्यादा विशाल खंभे और उन्नत 3 छेद वाले पत्थर के लंगर, ये सारी चीजें पूरी तरह से साबित कर रही थीं कि ये एक बेहद एक्टिव और सुरक्षित बंदरगाह शहर था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारी प्राचीन कथाओं में बताया गया था। अब कहानी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 21वीं सदी की तरफ, जहां फोकस सिर्फ खंडहरों को खोजने से हटकर वैज्ञानिक तरीके से उनकी उम्र और उनके डूबने के कारणों को साबित करने पर आ गया। सी लेवल राइज थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर रेंस के अध्ययन ने अरब सागर के 20,000 सालों के डेटा को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास समुद्र के स्तर में अचानक और बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। यह डेटा द्वारका के अचानक समुद्र में डूबने की घटना को वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड की गई समुद्री विसंगतियों से बिल्कुल परफेक्टली जोड़ देता है, जो द्वापर युग के अंत का समय भी माना जाता है। 2001 में डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम के हाईटेक अभियान द्वारा जो कलाकृतियां खोजी गईं, जब उनका लैब्स में परीक्षण हुआ तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। कार्बन और टीएल डेटिंग से पता चला कि वहां मिले बर्तन और मोहरें 1500 से 3000 ईसा पूर्व की थीं, और एक दुर्लभ बर्तन तो करीब 9000 साल पुराना निकला। इसने इस सभ्यता की टाइमलाइन को हजारों साल पीछे धकेल दिया। तो आधुनिक युग में इन सब का क्या अर्थ है? आज इस अद्भुत जगह की जो लेगेसी है, वो कड़े वैज्ञानिक अन्वेषण और हमारी गहरी सांस्कृतिक विरासत के बीच एक मजबूत पुल का काम कर रही है। इस जगह को समझने का ये सफर आज भी जारी है। 2001 से 2007 के बीच 4000 वर्ग मीटर को कवर करने वाली उन्नत सोनार मैपिंग हुई। फिर नौसेना और एएसआई ने पंचकुई बीच के पास एक बड़ी खुदाई की, और हाल ही में 2024 में भारत के प्रधानमंत्री का खुद समुद्र में उन खंडहरों तक गोता लगाना और वहां मोर पंख अर्पित करना इस स्थल के राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व को साफ साफ दर्शाता है। ये सब हमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि द्वारका अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक प्रमाणित दोहरी वास्तविकता है। आज सच में 2 शहर मौजूद हैं, एक तरफ जमीन पर वो चहल पहल वाला तीर्थ स्थल और दूसरी तरफ लहरों के नीचे शांति से सो रही लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा। ये हमारी यादों और सभ्यता के लचीलेपन का एक जीता जागता प्रमाण है। जैसे जैसे ये सारे सबूत बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जहन में एक गहरा सवाल छूट जाता है। क्या यह संभव है कि समुद्र केवल इस शहर को तब तक महफूज रख रहा था जब तक कि हमारी दुनिया इसे फिर से समझने के लिए तैयार ना हो जाए? क्या प्राचीन मिथक और आधुनिक विज्ञान सच में केवल 2 अलग-अलग भाषाएं हैं जो एक ही आश्चर्यजनक सत्य को बयान कर रही हैं? इस पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बार तक ऐसे ही सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।